हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीशियस किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आईडीएसटी मैगजीन को, जिसमें हमने नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करने के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य स्टार्ट कर दिया है। और यह आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड दूसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसका पहला टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जो भी इंडेक्सेज हैं, जो भी सूचकांक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमें मेजर पढ़ना है, सबसे पहले उसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरी बात पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी शामिल है उसमें, ठीक, टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी शामिल हैं। और जो तीसरी बात पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक, प्रेजेंट में, और पुराने ईयर से इसको जो है कंपेयर करना है। ठीक है, मान लो 2024 की रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो 2023 से इसे हम कंपेयर भी कर लेंगे कि इसमें कितना सुधार या गिरावट हुआ है। ठीक, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है या सूचकांक है तो हम इसमें कौन सा एडिशन है उसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल हैं और लास्ट पे भी कौन सा है। फर्स्ट और लास्ट तो ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो सबसे पहले इसे किसके थ्रू लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसे लॉन्च किया जाता है वीपो के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो इंडेक्स है वो सबसे पहले 2007 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2007 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, तो 2024 में अगर 2007 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 17। तो इसका कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, यानी कि अनलॉकिंग द प्रॉमिसेज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे देखते हैं इस सूचकांक में किस कंट्री ने टॉप किया है। तो स्विट्ज़रलैंड लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, कौन सा देश? स्विट्ज़रलैंड टॉप पे। ठीक है, अगर लास्ट पोजीशन की बात करें तो अंतिम स्थान यानी कि 133वां स्थान किसका है? तो अंगोला का है। चूँकि ये अंतिम स्थान है मतलब इसमें 133 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड, ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। जो दूसरा स्थान है वह स्वीडन का है और तीसरा स्थान अमेरिका का। और चौथे की बात करें तो सिंगापुर, और जो 5वां स्थान है वो है यूके का। ठीक, 5वां स्थान किसका है? यूके का। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का क्या स्थान है। जो भारत का स्थान है 2024 में वो है 39। कौन सा स्थान है? 39। अगर बात करें 2023 की तो 2023 में भारत का स्थान था 40, यानी कि 1 अंक का सुधार हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। कहाँ पे? मध्य और दक्षिण एशिया में भारत जो है सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में नामित किया गया या घोषित किया गया। ठीक, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के ही तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई। किसके तहत? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तहत। ठीक है, इसमें टॉप पे कौन है? तो टोक्यो योकोहामा, जो कि जापान का है, इसे विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब कहा गया। ठीक है, आगे बात करें तो विश्व के शीर्ष 100, किसमें? शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर शामिल हैं। तो कौन कौन से वो शहर हैं? तो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये 4 शहर शामिल हैं विश्व के टॉप 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वह है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। सबसे पहले इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? इसे IMD के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और यह कौन सा संस्करण है? तो यह
इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है। टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं। जो टॉप पे है वो है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पे सिंगापुर और तीसरे स्थान पे लग्जमबर्ग। अब भारत की रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत की कौन सी रैंकिंग है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 58। वर्ष 2023 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 56, यानी कि 2 अंकों का सुधार हुआ है। 2 अंकों की गिरावट हुई है। ठीक है, आगे देखें तो मंगोलिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 67, यानी कि टोटल कितने कंट्रीज शामिल हैं इसके अंतर्गत? टोटल 67 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वह विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024। ठीक, तो सितंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा, किसके द्वारा? फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में विश्व के टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2024 से संबंधित आंकड़े जारी किए गए, यानी कि जो विश्व में टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनके बारे में बताया गया। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो टॉप पे कंट्री है जीडीपी के संदर्भ में जो टॉप कंट्री है वो शीर्ष पे कौन है? अंडरस्टूड है, यूएसए ही है। ठीक है, यूएसए ही है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पे जापान और 5वें स्थान पे हमारा अपना प्यारा भारत। ठीक है, कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वह है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। अब इसके तहत बताया जाता है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा जनरस है, यानी कि उदार है, किसके रिस्पेक्ट में? चैरिटी करने में। ठीक है, कौन सा कंट्री चैरिटी करने में ज़्यादा उदार है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसे चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 142 देश शामिल हैं। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 26 आउट ऑफ 142। ठीक है, 142 में से 26वां स्थान है। ठीक है, वर्ष 2024 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश हैं। ठीक, एक ही देश याद रखना है कि इसमें लास्ट रैंक किसका है? तो पोलैंड जो है वो उसकी रैंकिंग एकदम लास्ट में है। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं जो ज़्यादा जनरस हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। टॉप 3 कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, केन्या और सिंगापुर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा चैरिटी कौन करता है? इंडोनेशिया, फिर केन्या, फिर सिंगापुर। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वह है विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें। ठीक है, तो भारत के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो भारत में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, जो भी कुल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उसका लगभग 70% कहाँ से होता है? तो कोयले से। कहाँ से होता है? कोयले से। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कोल गैसिफिकेशन मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला, ठीक, क्लीन कोल पहले लॉन्च की गई। किस लिए? क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसीलिए कोल गैसिफिकेशन मिशन, ठीक, कोयला गैसिफिकेशन मिशन सहित कई क्लीन कोल पहले लॉन्च की गई। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? अब इसके तहत जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करना। कितने? 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करना। ठीक है, अब इससे होगा क्या? गैसीकरण तकनीक को अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इससे क्या होगा कि प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर निर्भरता भी कम होगी, साथ में जो एमिशन होता है उसमें भी कटौती होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो विश्व की जो 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं, ठीक, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन वॉल्यूम के संदर्भ में बात करें, यानी उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका का एक खान है, कौन सा? ब्लैक थंडर माइन। तो ये टॉप पे है। ठीक, सबसे बड़ा कोयला खदान इसे घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत का क्या स्थान है? ठीक, तो 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदानें जो है भारत की भी शामिल हैं। कौन सी? एक तो गेवरा ओसी माइन। कौन सा? गेवरा ओसी माइन, गेवरा ओपन कास्ट खदान। ठीक, इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है। ठीक है,
worldatlas.com द्वारा जारी, किसके द्वारा? worldatlas.com द्वारा जारी सूची में कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान, कुसमुंडा ओसी माइन को चौथा स्थान प्राप्त है। यह खदान भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। तो टॉप पे कौन सा है? ब्लैक थंडर माइन कहाँ का है? यूएसए का है। दूसरा गेवरा ओसी खदान कहाँ का है? इंडिया का है। चौथा कुसमुंडा ओसी खदान कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, आगे देखें तो नॉर्थ एंटेलोप रोसेल माइन ये कहाँ का है? ये भी अमेरिका का है, ये तीसरे स्थान पे है। ठीक, तो और पाँचवें स्थान पे नॉर्थ सांसी माइन ये चाइना में है। ठीक, ठीक है। तो दो खदानें दूसरे और चौथे नंबर पे हमारे भारत में स्थित है। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, अब बात करें तो सत्र की, तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति थी उसकी 46वीं सत्र थी, यानी कि 46 सेशन था। ठीक है, कब था? जुलाई 2024 में। ठीक, ये कहाँ पे हुआ? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, यह पहला अवसर था, यह प्रथम अवसर था, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भारत में विश्व धरोहर समिति की वार्षिक सत्र की मेज़बानी, ठीक है, मेज़बानी की भारत ने। ठीक है, ठीक है। अब बात करें तो ये आयोजन के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री और इससे संबद्ध कार्यालय जो है इसका आयोजन किए। ठीक है, और अगर बात करें इसके नोडल एजेंसी की, तो नोडल एजेंसी कौन रहा? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नोडल एजेंसी रहा। ठीक है, बात है जुलाई 2024 की, जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, सत्र कौन सा? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा सत्र है? 46वां सत्र है। ठीक, और इंडिया में 46 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो जो 43वां स्थल है वो जुड़ा। ठीक है, वो कौन सा स्थल है अभी बताते हैं, मोइदम है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, हाँ, ये जो 46वां सत्र था, ये जो 46वां सत्र था, इस सत्र के दौरान विश्व भर में, ठीक, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में टोटल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कितने नए स्थलों को? 24। ठीक, 46वां सत्र, टोटल 24 नए स्थल को शामिल किया गया। ठीक, इंडिया का जो एक स्थल शामिल हुआ वो कौन सा स्थल है? 43rd। ठीक है, 43वां। तो इस सत्र के दौरान टोटल कितने स्थल को कुल जो है नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और इंडिया के नहीं, विश्व भर के। ठीक है, ये जो 24 नए स्थल हैं, इसमें से देख लेते हैं कितने कल्चरल हैं, कितने नेचुरल हैं और कितने मिक्स्ड हैं। इस आउट ऑफ 24 जो 19 हैं वो हैं कल्चरल। ठीक है, 19 क्या हैं? कल्चरल। ठीक है, ठीक है। नेचुरल कितने हैं? नेचुरल हैं 4 और जो मिश्रित हैं वो 1 है। ठीक, ठीक है। 19 1 20 4 24, टोटल 24 हो गए। ठीक है, तो इन 24 नए स्थलों में 19 कल्चरल, 4 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। ठीक, अब भारत का कौन सा स्थल शामिल हुआ? तो असम में स्थित, ठीक, असम भारत में स्थित मोइदम। मोइदम क्या है? ये अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है। ठीक, जैसे हम एंशिएंट इंडिया में बरियल सिस्टम को पढ़ते थे, उसी तरह एक मोइदम है जो कि असम के अहोम किंगडम से बिलोंग करता है। असम के अहोम किंगडम से बिलोंग करता है। ये मोइदम जो है वो भी एक तरह का माउंट बरियल सिस्टम है। ठीक है, किस डायनेस्टी का? अहोम डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये भारत के रिस्पेक्ट में कौन सा स्थल है? अभी हम कई बार बात कर चुके, फिर से बात कर लेते हैं। ये 43वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा मोइदम की। ठीक है, ये जो मोइदम है, ये असम के चराईदेव ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? चराईदेव ज़िले में स्थित है। ठीक, और ये पूर्वी असम में स्थित है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर गलत कराने के लिए पूछते हैं, ये पूर्वी असम में है, पश्चिमी असम में है, तो आपको याद रखना है कौन से असम में है? पूर्वी असम में है। ठीक, और पटकाई, जो हमारी पटकाई पर्वतमाला है
उसकी तलहटी यानी कि फुटहिल में स्थित है, ठीक है। और यह कैसी संरचना है? यह टीले नुमा संरचना है, ठीक। तो ये टीले नुमा एक संरचना है जो कि बरियल के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इन्हें ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अब ये जो ताई अहोम राजवंश है, ये 13वीं शताब्दी में राजकुमार सिखऊ खा, ठीक, सिऊ खा फा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाके बस गए थे, ठीक है। और ये जो मोइदम है, इसे क्या कहा जाता है? इस मोइदम को कहा जाता है आत्मा के लिए घर, होम फॉर स्पिरिट, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में चर्चा करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को ऑफिशियल रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। यह जो कन्वेंशन था, ये यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? ठीक, रेटिफाई किए जाने के पश्चात 1975 में ये लागू हुआ था। एडॉप्ट हुआ था 72 में, 75 में लागू हुआ था, ठीक है। विश्व धरोहर अभिसमय यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 196 देश शामिल हैं। और जो लास्ट देश है यानी कि 196 देश है, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ नाउरू, ठीक है। ये ओशिनिया की एक कंट्री है, ठीक है। भारत भी, जो इंडिया है, वो भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार है, ठीक है। इसका लोगो क्या है? ये जो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र था, उसका लोगो जो है वो कर्नाटक स्थित जो हम्पी के स्मारकों का समूह है, ठीक, वहाँ से प्रेरित है, ठीक। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर का रथ यानी कि स्टोन जो चैरियट है उसको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। स्टोन चैरियट को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। आगे देखें, ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है स नौ यशः, ठीक है। ये टैगलाइन संस्कृत में है और जिसका हिंदी अर्थ है मे आवर ग्लोरी ग्लो, ठीक है, हमारा गौरव बढ़े, ठीक है। और ये जो हमारा गौरव बढ़े, ये जो लाइन है यानी कि स नौ यशः जो लाइन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आप लोग बताएंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मोइदम के बारे में हम बात कर ही चुके, ठीक है। जो हमारा अगला न्यूज़ है, नहीं, अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के बारे में बात करेंगे, जो शीर्ष 6 देश हैं उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? इटली में सबसे ज़्यादा संख्या है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की, वो कितनी है? 60, ठीक। उससे एक कम चीन में है, ठीक। चीन में कितनी है? 59। एक ही याद रखना है, सबसे ज़्यादा किस में है? इटली में 60। हाँ, भारत का स्थान जरूर याद रखना होगा। जो भारत का स्थान है वो 6ठे स्थान पे है, ठीक। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? 6ठे में स्थान पे है। तो टोटल कितने स्थल शामिल हैं? अभी तो आपको पता चला कि 43rd है मोइदम, ठीक। तो टोटल 43 स्थल शामिल हैं, जिसमें 35 कल्चरल हैं। कितने कल्चरल हैं? 35 कल्चरल हैं। 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सा है? कांचनजंगा सिक्किम का, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ ही लिया, भारत जो है विश्व में 6ठे स्थान पे है विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में। और जो पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 13 स्थलों को शामिल किया गया है पिछले एक दशक में, ठीक है। एक दशक की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो, इसमें विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 43। मैंने यूपी से रिलेटेड स्थलों को मार्क कर दिया है। तो हमने देखा कि जो कल्चरल स्थल हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उसमें यूपी के कुल केवल 3 स्थल ही शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा ताजमहल, ठीक है,
उत्तर प्रदेश में है। तीसरी बात करें तो फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश का, ये 3 स्थल ही कल्चर में शामिल हैं। ठीक, अब बिहार भी बीपीएससी भी आने वाला है, तो बिहार का भी देख लेते हैं। तो बिहार का 2002 में शामिल हुआ था बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, एक और स्थल शामिल है बिहार का, वो कौन सा है, तो नालंदा बिहार। ठीक है, नालंदा महाबिहार का जो पुरातात्विक स्थल है वो भी बिहार का शामिल है इसमें। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, अभी हमने देखा ही, इसमें कल्चरल में बात करें तो इसका स्थान है 35। ठीक, मोइदम है। 2023 में कर्नाटक का होयसल और 2023 में ही पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन इसमें शामिल था। तो यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, तो शांति निकेतन और होयसल ऑप्शन में था, इन्हीं दोनों को चूज करना था। ठीक है, अगर बात करें प्राकृतिक स्थलों की तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, तो 1985 में काजीरंगा। ठीक है, देखते हैं क्या यूपी का कोई स्थान है इसमें, तो जाहिर सी बात है हमारे पास अब नेचुरल कुछ रहा नहीं। उत्तराखंड के हटने के बाद, यानी कि उत्तराखंड के अलग होने के बाद, तो उत्तराखंड में एक स्थान है, उसको देख लेते हैं, नंदा देवी ओम फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड का किस में शामिल है, नेचुरल में। ठीक, मिश्रित में एक ही स्थल शामिल है, वो कौन सा, कांचनजंगा यानी कंचनजंगा सिक्किम का। कब शामिल हुआ, 2016 में। ठीक है, नाउरू के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक, यह विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का 196 मेंबर बना है। ठीक है, नाउरू, रिपब्लिक ऑफ नाउरू, हमने बात की थी कि ये ओशिनिया का एक कंट्री है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात जो है करेंगे हम, वो करेंगे परी परियोजना पे। कौन सी परियोजना, परी परियोजना। ये परी परियोजना जो है ये भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, कल्चरल मिनिस्ट्री की एक पहल है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट परी की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो है आधुनिक तकनीकी एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर, ठीक, से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना। ठीक है, जो हमारी पुरानी कलात्मक धरोहर है, लोक कला है, ठीक, उसको जो है सामने लाना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कब किया गया, तो इसका प्रारंभ वही विश्व धरोहर समिति 46 के सत्र के दौरान ही किया गया। किसके द्वारा, हम पढ़ चुके हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और परी परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, एक मंच प्रदान करना किसके लिए, दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, इस परियोजना के तहत विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, बट पढ़ लेना एक बार। वैसे ये यूपीएससी में ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये थांगटा पेंटिंग जरूर याद रखना, ये सिक्किम का है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का है थांगटा पेंटिंग। मुझे लगता है ये मोनपा ट्राइब द्वारा जो है बनाया जाता है। कौन से ट्राइब द्वारा, मोनपा ट्राइब द्वारा। ठीक है, इसको मैंने पहले कहीं पढ़ा था, तो जहाँ तक है सही याद आ रहा है मुझे, मोनपा ट्राइब के द्वारा इसे जो है इस पेंटिंग को किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोनाको एवं वेनेजुला को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो बात है जून 2024 की। कब, जून 2024 की, जब FATF की पूर्ण बैठक, ठीक, जो कि टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक, FATF की बैठक कब हुआ, जून में। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता में। अब इसमें हुआ क्या, इस बैठक के दौरान मोनाको और वेनेजुला को FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया। किसे, मोनाको और वेनेजुला को। हाँ, 2 लोगों को बाहर भी निकाला गया, उनका भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर निकाला गया। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 है, ये सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, बात करें तो ये EIU के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसके तहत टोटल 173 शहर शामिल हैं,
ठीक। इनको जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 173 शहरों को 5 श्रेणियों में 30 इंडिकेटर में, ठीक है, आधार पर रैंक प्रदान की गई है। 5 श्रेणियों में बांटा गया है और 30 इंडिकेटर यानी कि संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। तो हम इन 5 श्रेणियों की बात करें तो जो 5 श्रेणियां हैं वो हैं स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, दूसरा हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल, तीसरी की बात करें तो कल्चर एंड एनवायरनमेंट, संस्कृति और पर्यावरण, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा। तो ये इनकी 5 श्रेणियां हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें जो है वीना ऑस्ट्रिया का सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, ठीक। कौन? वीना, ठीक है। अगर बात करें इस सूचकांक में अंतिम स्थान की तो जो लास्ट स्थान है वो है दमिश्क सीरिया का, ठीक है। दमिश्क जो है वो रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना जाता है, ठीक, ठीक है। आगे बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि रहने योग्य जो भी शहर हैं उनके संदर्भ में टॉप पे कौन कौन से शहर हैं, तो टॉप पे है वीना शहर, दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है, तीसरे स्थान पे ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का है, ठीक। ये टॉप 3 शहर हैं। और देश की बात करें तो टॉप 3 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इसमें हालांकि शहरों की ही बात की जा रही है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वह है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एडिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सा एडिशन है? तो 14वां संस्करण है, एडिशन है, ठीक है। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें इस इंडेक्स में जो टॉप पे है वह स्वीडन है, ठीक है। जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जो है लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं टॉप 3 कंट्रीज की बात करें इस इंडेक्स में, तो जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वह हैं स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पे बने हुए हैं, ठीक है। तीनों जो है कैसे कंट्रीज हैं? तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं। चौथे स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, 5वें स्थान पे फ्रांस। हम देख लेते हैं भारत का क्या स्थान है। तो जो भारत का स्थान है वो है 63, तो 63वें स्थान पे है भारत, ठीक है। 6 और 6 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितना स्थान है भारत का? 63, ठीक है। आगे देखते हैं तो वर्तमान में भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर चौथा सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा बाजार बन गया है, ठीक है। आगे देखें तो बात है वर्ष 2021 की, जब COP26 हुआ था। कहाँ पे? ग्लासगो में, ठीक है, ठीक है। COP26 में लंबी अवधि की निम्न कार्बन विकास रणनीति में निम्न मुख्य लक्ष्य जो है शामिल किए गए थे। किसकी ओर से? भारत की ओर से। कौन कौन से लक्ष्य हैं एक बार देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ष 2025 के वर्ष 2005 के, किसके? वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी में 45% तक कटौती करना इसका एक उद्देश्य रखा गया था। और नेट जीरो इमिशन आप लोग जानते हैं, इसका लक्ष्य है 2070 तक, और वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक क्या करना है? जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत हैं यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनमें जो है 50% की संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। तो ये 3 उद्देश्य रखे गए थे कब? COP26 में भारत के द्वारा, ठीक है। जो हमारा अगला न्यूज है वो है IMD द्वारा जो लॉन्च किया जाता है। किससे लॉन्च किया जाता है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024, ठीक, विश्व प्रतिस्पर्धा
रैंकिंग 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं। जो टॉप पे है वो है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क। टॉप पे कौन बना हुआ है? सिंगापुर। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो जो 2024 में जो भारत का स्थान है वो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार दर्ज करते हुए 39वें स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, कौन से स्थान पे? 39वें स्थान पे, यानी कि 2023 में इसका स्थान क्या था? तो 40 था, 40 थी। ठीक है, बात करें एशिया प्रशांत की, तो कुल जो 14 देश हैं उसमें जो है भारत की जो रैंक है वो है 12। ठीक है, आगे बात करें जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है सतत विकास रिपोर्ट। क्या है? सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, अब इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसे जो है SDSN के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, SDSN के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा इसे जो है यानी कि सतत विकास रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। ये कौन सा एडिशन था? तो 9वां संस्करण था। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है SDG और भविष्य का, किसका? SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में जो बारबाडोस है वो शीर्ष स्थान पे है। कौन शीर्ष स्थान पे है? बारबाडोस। ठीक है, गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। किसे? गिनी बिसाऊ को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है किसे पहली बार शामिल किया गया? तो गिनी बिसाऊ को। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके अगर शीर्ष 5 देशों की बात करें तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड, सेकंड स्थान पे स्वीडन, तीसरे स्थान पे डेनमार्क। अब भारत की रैंकिंग की बात कर लें तो जो भारत की रैंकिंग है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 167। क्या है? कौन सा स्थान है? 167। ठीक है, सॉरी 167 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 109। ठीक, 109 स्थान है। टोटल कितने देश शामिल हैं? 167। ठीक है, अच्छा 167 जो लास्ट है उस पर कौन सा देश है शामिल? तो जो अंतिम स्थान है वो जो है दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे? दक्षिणी सूडान को। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 सबसे पहले इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? इसे मर्सर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, टोटल कितने शहर शामिल हैं इसमें? जो टोटल शहर हैं वो 226। ठीक, आर्टिकल 226 याद है आप लोग को? ठीक, हाई कोर्ट के रिट से रिलेटेड है तो उतने शहर शामिल हैं। ठीक है, आगे देखें। इस रैंकिंग में जो न्यूयॉर्क शहर है, ठीक, जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको जो है बेस सिटी माना गया है, उसको बेस बनाया गया है। ठीक, इसी के आधार पर तुलना करके रैंकिंग दी गई है। ठीक है, आगे देखें तो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2024 जो है उसके अनुसार हांगकांग जो है, क्या? हांगकांग वो विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। कौन सा सिटी? हांगकांग। ठीक है, आगे देखें तो सबसे सस्ते शहर में कौन शामिल है? तो मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में शामिल है अबूजा। इसका जो है स्थान क्या है? लास्ट 226। उसके बाद लागोस। ठीक है, दोनों जो शहर हैं ये नाइजीरिया, दक्षिण जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप उसमें स्थित है। ठीक है,
आगे देखें, जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स है, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024, उसमें मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई का जो स्थान है वो है 136, जो कि भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। ठीक है, इसे भारत का सबसे ज़्यादा महंगा शहर घोषित किया गया है। ठीक है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो 2024 का है, इसमें अगर भारत के शहरों की बात करें, जो टॉप पे है वो टॉप पे है मुंबई, सेकंड स्थान पे नई दिल्ली, तीसरे स्थान पे चेन्नई और चौथे स्थान पे बेंगलुरु शामिल है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023। ठीक, तो बात है नवंबर 2023 की। ठीक, EIU, ठीक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का, वो रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। कौन? सिंगापुर और ज्यूरिख। अब हम जो है 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2024 का बात कर चुके हैं। जबकि जो दमिश्क सीरिया का है वो विश्व का सबसे सस्ता शहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 जो सस्ते शहर हैं, उसमें 2 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। चेन्नई का जो स्थान था वो था 163 और अहमदाबाद का जो स्थान था वो था 166। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। ठीक, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान गति के अनुरूप विश्व भर में जो व्याप्त लैंगिक अंतराल है उसको समाप्त करने और फुल जेंडर पैरिटी यानी कि पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए करने में 134 वर्ष, ठीक, 134 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा ये रिपोर्ट बोलता है। ठीक, तो जो फुल जेंडर पैरिटी, जो पूर्ण लैंगिक समानता है, उसको पाने के लिए कितना? तो 134 वर्ष की बात कर रहा है। लगभग 134 वर्ष लग जाएंगे, यानी कि 5 पीढ़ी, 5 जनरेशन लग जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात कही गई। आगे देखते हैं। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है कितनी है? तो 42% है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, और नवीनतम रिपोर्ट में आइसलैंड को विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया। किसे? आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड। तो आइसलैंड क्या है? सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश है। आइसलैंड के संदर्भ में एक और इंडेक्स आता है। कौन सा? ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी हर बार आइसलैंड टॉप पे रहता है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अगर बात करें लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 की, तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। आइसलैंड टॉप पे है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड। ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हर बार टॉप पे रहता है। तीसरे स्थान पे नॉर्वे, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पे स्वीडन। ठीक है, आगे बात करें तो लास्ट स्थान पे कौन सा देश है? तो जो लास्ट स्थान है वो है सूडान का। ठीक है, भारत को 2024 में कौन सा रैंक प्रदान हुआ? तो भारत 129 प्लेस पे, ठीक है, था 2024 में। 2023 की बात करें तो जो भारत की रैंक थी वो थी 127। ठीक है, 127, और 2024 में 129, यानी कि खराब ही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, हाँ, हमारा पीस इंडेक्स आ भी गया, जिसमें हमने बोला कि आइसलैंड बना रहता है टॉप पे। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2024 सबसे पहले इसे लॉन्च कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक, IEP द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो संस्करण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18वां संस्करण है। ठीक है, इसमें जो है इस सूचकांक में विश्व के 163 कितने 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शान के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई। कितने देश? 163। ठीक है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो यूरोप जो है, यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र
मोस्ट पीसफुल रीजन बना हुआ है। ठीक है। यमन जो है वो विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। कौन सा देश? यमन। ठीक है। अब हम 5 कंट्रीज की बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स में। जो टॉप पे है आ ही गया आइसलैंड, सेकंड नंबर पे आ से ही नाम है आयरलैंड, तीसरे स्थान पे भी आ से ही नाम है ऑस्ट्रिया। ठीक है। और चौथे स्थान पे है न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पे सिंगापुर। ठीक। भारत का स्थान, सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भारत का स्थान है वो कितना है पीस में? 116। ठीक है, 116। ठीक है, ये भारत का स्थान है 2024 में। अगर बात करें हमेशा हमारे पड़ोसी देशों में, तो जो भूटान है, सिर्फ पड़ोसी देश में नहीं पूरे दक्षिण एशिया की बात करें, भूटान वो बहुत ही शांतिप्रिय देश माना जाता है। इसके संदर्भ में कहा जाता है इसके बगल से अगर कोई हाईवे भी गुजार दे तो उसे लगता है कि जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक, बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत पीसफुल तरीके से रहना चाहता है। तो जो टॉप पे बना रहता है हर बार वो कौन रहता है? तो भूटान। ठीक है। जबकि जो अफ़गानिस्तान है और दक्षिण एशिया, इसके बारे में पता ही आपको, ये दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। कौन? अफ़गान। ठीक है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो क्या है? सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है। अगर बात करें सुरक्षा परिषद की, तो ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों की अवधि के लिए यूएनजीए द्वारा चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? यूएनजीए द्वारा। ठीक है। ये जो उंगा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका 18वां सत्र था। ठीक, कब? जून 2024 में। ठीक है। अब यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता हेतु चुनाव आयोजित किए गए। ठीक, तो वर्ष 2024 में कुल 5 सीटों पे चुनाव हुआ। ठीक है, कुल 5 सीटों चुनाव के लिए उपलब्ध थी या चुनाव हुआ। तो 6 जून 2024 को क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि किसे जो है यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। तो एक बार नाम फिर से देखेंगे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान भी है, याद रखना है, पनामा और सोमालिया, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए जून 2024 में। ठीक है। ठीक है। अगर इससे पूर्व बात करें तो इससे पूर्व जो है पाकिस्तान वो ऑलरेडी 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस जो है वो 2 बार। ठीक है। और सोमालिया जो है वो मात्र 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है। अब चूंकि टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तो 5 और अस्थायी सदस्य की बात करें तो उपयुक्त देशों के अतिरिक्त जो है वर्तमान में जो सुरक्षा परिषद में 5 और अन्य अस्थायी सदस्य हैं वो कौन है? अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ठीक है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। सबसे पहले इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? जिसे एल यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया जाता है, एल विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है उसमें। और अगर बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तो ये लगातार शीर्ष रैंक पे बने हुए हैं। इस सूचकांक में लगातार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो टॉप करते जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। जो EPI 2024 की समग्र रैंकिंग है उसमें यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई है। ठीक है। और जो 2024 का समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया को टॉप प्लेस प्राप्त हुआ है। जो एस्टोनिया है उसने टॉप किया है। ठीक, तो देखते हैं टॉप 5 कंट्रीज को। जो टॉप पे है वो कौन है? टॉप पे एकदम एस्टोनिया, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पे जर्मनी। ठीक है, तीनों के तीनों यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। EPI 2022 की बात करें, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ।
4 की नहीं, तो 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। हालांकि 2024 में इस देश का नवीनतम रैंक में 10वें स्थान पे है। ठीक, टॉप से 10वें स्थान पे। ठीक है, आगे देखें तो भारत का स्थान भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो स्थान है वो कितना है, 176, कितना है, 176, 176। ठीक है, और 2022 में अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो जो भारत की रैंकिंग थी 2022 में वो बहुत ही बेकार थी, वो थी 180। ठीक, एकदम अंतिम पायदान पे स्थित था भारत 2022 में। कौन से स्थान पे, 180। अभी तो 4 अंक का सुधार हो गया। ठीक, EPI 2024 में दक्षिण एशिया के 8 देशों की रैंकिंग में भारत जो है, किसकी रैंकिंग में, दक्षिण एशिया की, भारत जो है कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। ठीक है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत जो है वो वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इमिटर देश है। ठीक है, शीर्ष 2 आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा कौन करता है, चाइना करता है। ठीक है।